नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे बीएसटीसी द्वितीय वर्ष का जो आपका नौवां पेपर लगता है सामाजिक विज्ञान का। ये साथियों एक पेपर विज्ञान का भी होता है। तो जिनके पास विज्ञान है 12वीं में मतलब मैथ साइंस है तो वो विज्ञान का पेपर भरेंगे एग्ज़ाम फॉरम में। और जिनके पास आर्ट्स है 12th में वो विद्यार्थी सोशल साइंस भरेंगे। और आज इस पेपर की बात करें तो ये 60 अंकों का पेपर होता है, जिसमें पास होने के लिए आपको 24 नंबर चाहिए और 3 घंटे का समय इसको मिलेगा करने के लिए। चलिए सेकंड मॉडल पेपर बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान का। पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण युग का उदय कहाँ पर हुआ था, किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली में। इटली में पुनर्जागरण युग का उदय हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मील का पत्थर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे नई शिक्षा नीति, ध्यान रखेंगे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मील का पत्थर नई शिक्षा नीति को कहा जाता है। कौन सी नई शिक्षा नीति? ध्यान रखना ये 1986 वाली शिक्षा नीति की बात कर रहा है। अब तो वर्तमान में नई शिक्षा नीति कौन सी आ गई? 2020 आ गई, लेकिन 2020 वाले की बात नहीं कर रहा। ये नई शिक्षा नीति 1986 की बात कर रहा है, जिसको मील का पत्थर घोषित किया गया था। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड कहाँ पर हुआ? बताइए साथियों, चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था गोरखपुर के अंदर। कहाँ पर हुआ? गोरखपुर के अंदर हुआ था, उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर यूपी के अंदर है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स पुस्तक के राइटर कौन है? पॉलिटिक्स जो पुस्तक है इसके राइटर है अरस्तु। कौन है? अरस्तु साहब। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता लाने के लिए उपाय बताइए। सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता लाने के लिए वैज्ञानिक अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोणों के स्थान पर सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत एवं निरपेक्ष आधारों पर सामाजिक स्थितियों को प्रस्तुत करें और उनका विश्लेषण करें तो सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता आ जाती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है साथियों कि उस प्रश्न का उत्तर केवल वही होना चाहिए जो विशिष्ट हो। उसके अलावा अगर आप कोई उत्तर चुनेंगे तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ उसी के लिए बनी हुई हो, जिस चीज़ को वो उद्देशित कर रही है वही कहलाती है वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है छठवां, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में क्रांति का कारण क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज की मूल संरचना एवं बाह्य संरचना में विरोधाभास होने पर समाज में क्रांति होती है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा का आधार किसे माना था? तो चरित्र के निर्माण को माना था। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है साथियों। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण व निम्न वर्गों में बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? तो ये कारण आपको बताना है। ग्रामीण व निम्न वर्गों में बालिकाओं के प्रति पूर्वाग्रह एक पहले से ही धारणा बनी हुई है कि इनका काम तो घर की व्यवस्था को संभालना है, इसलिए इनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन वर्तमान में आजकल इस दृष्टिकोण में शिक्षित परिवार होने के कारण बदलाव होता जा रहा है। आजकल लड़कियां भी खूब उन्नति कर रही हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान का सबसे बड़ा पद है RJS। ठीक है, राजस्थान मजिस्ट्रेट जो होता है, ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो वर्तमान में उसकी जो जज बनी है वो लड़की हैं। और ध्यान रखेंगे आप लोग, 10 में से 9 लड़कियां प्रथम रैंक में आई हैं। बताइए लड़कियां कहाँ कमज़ोर है? कहीं पर भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ हिस्ट्री के राइटर कौन है? कौन है भाई? जेम्स बी कॉनेट। इन्होंने थ्योरी ऑफ द हिस्ट्री पुस्तक की रचना की थी। सर्वप्रथम विश्व इतिहास का लेखन किसने किया था? विश्व के इतिहास के लेखन की बात करें तो सबसे पहले सर वाल्टर रेले के द्वारा किया गया। 11वां क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद क्या है? किसी देश या कंपनी के द्वारा किसी दूसरे देश या कंपनी को अपने अधीन में करके अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी नीतियों के अनुसार उसको संचालित करना उपनिवेश कहलाता है। यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद कहलाती है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रादेशिक नियोजन का अर्थ बताइए।
किसी प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ उपलब्ध संसाधनों एवं समस्याओं का आकलन कर पहले से ही नियोजित रूपरेखा के अनुसार विकास करना चाहिए, ताकि पर्यावरण एवं संसाधनों को नुकसान पहुँचाए बिना हम सतत पोषणीय विकास कर सकें। यही कहलाता है प्रादेशिक नियोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को का आधारभूत सिद्धांत क्या है? क्योंकि युद्ध मनुष्यों के मस्तिष्क में आरंभ होते हैं, इसलिए शांति की सुरक्षा के लिए साधनों का निर्माण मनुष्य के मस्तिष्क में ही किया जाना चाहिए, और यही क्या है? यूनेस्को का आधारभूत सिद्धांत है। प्रश्न है 14वां, समाज परिवर्तित कैसे होता है? समाज की परिवर्तनशील अवधारणा को उदाहरण सहित समझाइए। आंसर है कि समाज एक परिवर्तनशील अवधारणा है, इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अपने आसपास नज़र डालते हैं कि पहले इतने विद्यालय नहीं होते थे, वर्तमान में बहुत सारे विद्यालय हैं। पहले परिवार में लड़कियों की पढ़ाई पर कम ध्यान दिया जाता था, और अब लड़कों के समान ही इस बात पर जोर दिया जाता है कि लड़कियों को भी पढ़ाया जाए। ये सब सामाजिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। समाज में परिवर्तन दो प्रकार से आता है। स्वयं समाज से उत्पन्न परिस्थितियां यानी आंतरिक परिस्थितियों के कारण भी परिवर्तन आएगा। दूसरा है कारण कि बाह्य परिस्थितियों के कारण भी समाज में बदलाव आ जाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है आपका 8वां में, समाज की रचना कैसे होती है? ये प्रश्न आपको पढ़ के जाने हैं सीरीज में से। 8वां वाले प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे, छोड़ना नहीं है। 15वां क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर के अनुसार समाज की संरचना किस प्रकार हुई थी? समझ आइए। तो मैक्स वेबर ने समाज की संरचना का मूल सामाजिक क्रिया को माना है। वेबर ने जब समाज शास्त्र को शास्त्र के रूप में समझना स्वीकार किया, तो उन्होंने समाज शास्त्र को रासायनिक क्रिया का विश्लेषणात्मक शास्त्र कहा है। उनके लिए समाज लोगों के लिए विश्लेषित की जाने वाली समझ, उससे उत्पन्न होने वाले व्यवहार और फिर निर्मित सामाजिक व्यवहारों और संस्थाओं से निर्मित है। लेकिन हर प्रकार की प्रक्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। वेबर के अनुसार विषयक आधार पर दो व्यक्तियों का पारस्परिक विचारों का आदान प्रदान, जिसका कोई अर्थ हो, और उसी अर्थ को हम सोच समझ करके जब एक व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों तक आपस में क्रिया करते हैं, तो उसे हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। ये सामाजिक क्रियाएं विविध संबंधों की रचनाएं करती हैं। तो ये मैक्स वेबर की स्ट्रक्चर है समाज की। 8वां में प्रश्न है आपका, समाज विज्ञानों का उद्भव एवं विकास किस प्रकार हुआ है? समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है? कोई दो उद्देश्य लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वाधिक उपयोग शिक्षण की युक्तियाँ, रचना कौशलों एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया एवं प्रबंध व्यवस्थाओं को प्रभाविता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। शिक्षण की तकनीकी का विकास विस्तार होता है तथा अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में मितव्ययी तरीके का पता चलता है। शिक्षण व्यवहार में क्रियात्मक अनुसंधान उपयोगी सिद्ध हुआ है। अब क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य देखिए। क्रियात्मक अनुसंधान से छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि होती है, विद्यालय शिक्षकों का कार्यकौशल बढ़ता है और विद्यालय की कार्यप्रणाली में भी सुधार और विकास होता है। 8वां में प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं? उल्लेख कीजिएगा। जरूर पढ़ के जाना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 17वां, जाति व्यवस्था एक वंशानुगत व्यवस्था है, कैसे? समझाइए। देखिए, जाति व्यवस्था में जाति जन्म से निर्धारित होती है। एक बच्चा अपने माता पिता की जाति में जन्म लेता है। जाति कभी चुनाव का विषय नहीं होती। जातिगत नियम कठोर होते हैं। प्राय एक जाति वाले व्यक्ति अपनी ही जाति में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। यद्यपि वर्तमान में पाश्चात्यकरण के कारण अंतर्जातीय विवाह भी होने लगे हैं, परंतु सामाजिक स्तर पर अंतर्जातीय वैवाहिक संबंधों को जातिगत नियमों के अनुसार मान्यता नहीं है। पारस्परिक तौर पर जातियां अपने ही व्यवसाय से जुड़ी होती है, इसलिए जाति व्यवस्था एक वंशानुगत व्यवस्था है।
अथवा में आपका प्रश्न है, विद्यार्थी के सामाजिकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है। ये प्रश्न आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। क्वेश्चन 18 में देखेंगे, इतिहास लेखन में सिक्कों का क्या स्थान है, स्पष्ट कीजिए। इतिहास के साक्ष्यों में सिक्कों का महत्व कम नहीं था। भारत में प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह अंकित थे। उन सिक्कों पर किसी प्रकार के लेख नहीं, वे आहत सिक्के कहलाते थे। इन सिक्कों पर बहुधा यानी बहुत मात्रा में सिक्कों को प्रचलित करने वाले शासक की आकृति होती थी। यदि सिक्कों पर कोई तिथि अंकित होती थी तो उससे शासक के शासनकाल का पता चलता था। मुद्राओं पर सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक महत्व की अनेक सूचनाएं मिलती हैं और इस तरह सिक्कों से इतिहास का पता चलता है। आगे देखिएगा, अगला हमारा प्रश्न है, अथवा में देखेंगे, चित्रकला में हमें कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आप लोग पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, हमारे दैनिक जीवन में भौगोलिक ज्ञान के महत्व पर निबंध लिखिए। भौगोलिक ज्ञान का क्या महत्व है, तो देखेंगे, भूगोल का अध्ययन पृथ्वी, सौरमंडल यानी सौर प्रणाली, वायुमंडल, भूमि, जलवायु और मौसम संबंधी ज्ञान उपलब्ध करवाता है। भूगोल अध्ययन से प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों की जानकारी मिलती है। भूगोल अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों तथा देशों की जानकारी उपलब्ध करवाता है। भूगोल अध्ययन करने से पृथ्वी ग्रह और उपग्रहों की जानकारी समझ में आती है। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, भूगोल का अध्ययन करने से, अच्छा जी, इस अध्ययन से उन मुद्दों की भी जानकारी मिल जाती है जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। अथवा में आपको क्वेश्चन दिया गया है, अंधी युग व आधुनिक युग की परिस्थितियों की तुलना कीजिए। अंधी युग व आधुनिक युग की परिस्थितियों की तुलना कीजिए। एक प्रश्न तो आपको ये पढ़ के जाना है और दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से आपका आशय क्या है, ये प्रश्न पढ़ के जाना है। अब हम आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्नों पर। देखिए, विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। आंसर होगा, जब हम विद्यालय स्तर पर शिक्षण की चर्चा करते हैं तो बहुत से विषय जिसका ज्ञान किसी विद्यार्थी को होना चाहिए इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। विद्यालय में विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित जानकारियों का अध्ययन करता है, जैसे पृथ्वी कैसी है, पेड़ पौधे विकसित कैसे होते हैं, तकनीकी कैसे विकसित होती है। इसी प्रकार विद्यार्थी भाषा और उसे प्रयोग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह अनुभव किया जाता है कि विद्यार्थी को उपर्युक्त विषयों के साथ साथ समाज का अध्ययन भी करना चाहिए। जब तक वे आसपास की दुनिया में रहने वाले और उनके व्यवहार और उससे निर्मित होने वाले स्वरूपों को नहीं समझते, उसका ज्ञान अधूरा रहता है, क्योंकि अपने अध्ययन के बाद उनको समाज के सदस्य के रूप में व्यवहार करना और अपने संबंधों को बनाए रखना, उसके लिए समाज का समझना बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी शिक्षा तब तक अधूरी रहेगी जब तक उसे समाज से न जोड़ा जाए। समाज के विविध पक्ष और समाज के साथ जुड़ने के विविध आधार समाज विज्ञान की जानकारियों में निहित है। शायद भारतीय लोकतंत्र की यही अपेक्षा है कि हम एक समझदार नागरिक बनाएं जो समाज के संबंधों में अच्छी तरह से समझ सकें। राजनीति शास्त्र में बताया जाता है कि राजनीति क्या है, राज्य क्या है, शक्ति क्या है और शासन करने के कितने स्वरूप हैं। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कैसे चलता है और राष्ट्र के कल्याण के लिए संसद कैसे काम करती है, यह आज की राजनीति के अध्ययन के विषय है। अतः यह विषय विद्यालय स्तर पर इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति इस विषय के माध्यम से अन्य सभी विषयों के अंतर्संबंध स्थापित कर बालक के समझ, व्यवहार, दायित्व बोध के साथ साथ सदस्यता के प्रति भी जागरूकता का विकास हो, ताकि वह समाज के समक्ष सामाजिक, नैतिक एवं आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। यह विषय हमारे सामाजिक संरचना की समझ भी विकसित करता है। अथवा में आपका प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाने के कारणों की विवेचना कीजिएगा। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाएंगे भाई। प्रश्न है 21वां, कौशल क्या है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इसके उद्देश्य एवं उपयोगिता का उल्लेख करो।
कौशल दो प्रकार के होते हैं, एक तो है जन्मजात कौशल और दूसरा है अर्जित कौशल, यानी सीखे जाने वाला कौशल। जन्मजात कौशल नैसर्गिक होते हैं, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वह रोने लगता है, कुछ समय बाद वह दूध पीना सीख जाता है, हाथ पाँव हिलाना चलना सीख जाता है। दूसरा कौशल वह होता है जिसे वह किसी व्यक्ति को मौका मिले तो वह सीख जाता है, जैसे साइकिल चलाना, तैरना, भाषा सीखना आदि। मूलतः कौशल उसे कहते हैं जिसको हासिल करने के लिए कोई व्यक्ति कोई कार्य करते समय दिमाग के साथ साथ अपनी इंद्रियों का भी प्रयोग करता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कौशल देखेंगे अब। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का लक्ष्य जानी पहचानी सामाजिक सच्चाई की समीक्षात्मक जांच तथा उस पर प्रश्न करते हुए विद्यार्थियों में विवेचित जागरूकता को संवर्धन होना चाहिए। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में समाज के प्रति विवेचनात्मक समझ विकसित करना चाहिए तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणात्मक क्षमता के विकास में मदद करता है। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इस बात पर भी विशेष जोर रहता है कि विद्यार्थियों में सूचनाओं के अलावा संज्ञानात्मक समझ भी विकसित हो, विश्लेषणात्मक तथा रचनात्मक क्षमताओं का विकास हो। यह विषय हमारे चारों ओर के संसार के लिए जागरूक, चिंता तथा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर सकारात्मक कार्य करने की इच्छा, काबिलियत विकसित करने में मदद करता है। साथ ही यह उन तमाम चुनौतियों की समझ प्रदान करता है जो आज समाज के सामने है, जैसे सामाजिक न्याय को बनाए रखना, पूर्वाग्रह और असमानता को ही दूर करना, प्रदूषणों को कम करने की आवश्यकता, ऊर्जा संकट, ग्लोबल वार्मिंग, संसाधनों का ह्रास आदि। अथवा में प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता और उसका महत्व लिखिए। दूसरा प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जेंडर संबंधी चुनौती को स्पष्ट कीजिएगा। दोनों प्रश्न याद करके जाने भाई। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 22वां, ठीक है। अभिलेख क्या है? अभिलेखों के प्रकार बताते हुए उनकी उपयोगिता भी लिखिए, है ना। तो देखेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत सबसे अधिक सुंदर स्रोत अभिलेख है। अन्य साक्ष्यों की अपेक्षा यह साक्ष्य अधिक विस्तृत और विश्वसनीय कहा जाता है। प्राचीन भारतीय शासकों, सामंतों और समृद्ध लोगों ने समय समय पर अपनी विजयों, कीर्ति, दान, सत्कर्म और समारोह की स्मृति में अनेक अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। ये अभिलेख पत्थर, धातु आदि पर उत्कीर्ण किए जाते हैं और अभिलेख कई प्रकार के हैं, जैसे शिलालेख पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए। उसके बाद स्तंभलेख यानी पत्थर, लोहे और लकड़ी के खंभों पर लिखी गई बातें। ताम्रपत्र, तांबे के पत्तों पर खोदकर लिखे गए इतिहास। तो ये 3 प्रकार के। अशोक के बाद में अभिलेखों को 2 वर्गों में बांटा गया था। एक तो होता है सरकारी अभिलेख और दूसरा होता है निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख क्या होते हैं? सरकारी अभिलेख या तो राजकवियों के द्वारा लिखी गई प्रस्तुतियाँ होती है या भूमि दान पत्र की होती है। प्रशस्तियों का प्रसिद्ध उदाहरण है समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों तथा नीतियों का संपूर्ण विवरण मिलता है। उसके बाद निजी अभिलेख की बात करें तो निजी अभिलेख ज़्यादातर मंदिरों में और मूर्तियों में उत्कीर्ण है, जिन पर तिथियां अंकित की गई हैं। उनमें इन मंदिरों के निर्माण तथा मूर्ति प्रतिष्ठान का समय ज्ञात होता है। इस प्रकार इन अभिलेखों में से मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है और तत्कालिक धार्मिक दशा की जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों से भाषाओं के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। अथवा में प्रश्न है आपका, इतिहास लेखन में काम आने वाले साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के और वर्तमान काल के भूगोल के अध्ययन की समालोचना या विशेषता लिखिए। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में भूगोल का अध्ययन। प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान का पर्याप्त विकास सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से ही हो चुका है, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक ज्ञान कृषि और जलवायु के गहरे संबंधों के अलावा खनिजों, खनिज उद्योगों, व्यापार आदि से था। सिंधु सभ्यता के बाद में वैदिक काल के आर्यों को भूगोल का जो ज्ञान था उसकी पुष्टि वेदों के बहुत से मंत्रों से होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण,
महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों में भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, जंतु, कृषि, उद्योग, मानवीय बस्तियाँ, सामाजिक प्रथाओं आदि का विधिवत वर्णन किया गया है। कालिदास एवं कवि माघ के ग्रंथों में मौसम, ऋतुओं, प्राकृतिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। अशोक के काल में भी भौगोलिक ज्ञान का परिचय तत्कालीन राजाओं के शिलालेख और ताम्रपत्रों से मिलता है। वर्तमान में भूगोल का अध्ययन। भौगोलिक ज्ञान के विकास में 20वीं शताब्दी में भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति के साथ साथ मनुष्य के अध्ययन की ओर भी ध्यान दिया। अब पर्वत, नदी, सागर आदि की अपेक्षा क्रियाशील मानव को केंद्र में रख करके प्रकृति का अध्ययन किया जाने लगा, जिसके कारण भूगोल विज्ञान के साथ ही सामाजिक विज्ञान भी माना जाने लगा। 1905 में हार्वर्ड सन ने विश्व को प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। 1973 में ओनी पीटर के द्वारा रचित विश्व मानचित्र में विभिन्न देशों को उनके वास्तविक आकार के रूप में दर्शाया, जबकि 1969 में मर्केटर के द्वारा बनाए गए विश्व मानचित्र में स्थानों का वास्तविक आकार से कोई तालमेल नहीं था। भूगोल विभिन्न स्थानों की घटनाओं जैसे बादल बनना, बिजली चमकना, वर्षा होना, अनावृष्टि होना, मानव प्रजाति, संस्कृति, शारीरिक बनावट, पतझड़ आना, खाद्यान्न, व्यवसाय, आर्थिक क्रियाकलाप आदि में पाए जाने वाले अंतर और उनके कारणों से विद्यार्थियों को अवगत कराने का कार्य करता है। और आपका लास्ट 8वां में क्वेश्चन है, लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों के बारे में लिखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये आप लोगों का पूरा मॉडल पेपर होता है। रेट पात्रता की तैयारी करने वाले L1 की बात करें हम तो सभी विद्यार्थियों के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज इसी एप्लीकेशन पे दी गई है, खुराना क्लासेस पर। आप लोग सभी ज्वाइन कर लेंगे उसको ज़रूर। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करें। इनमें से आपको लगभग 80% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे रेट में। ठीक है भाई, पात्रता में डायरेक्टली मिलेंगे, बता दूंगा मैं आपको प्रूफ के साथ में टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच।